वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 से जो आपका सब्जेक्ट है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2, और इसकी यूनिट सेकंड है और यूनिट का नाम है घाना। ठीक है, और डीकोलोनाइजेशन एंड द लॉन्ग शेडो ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। इसकी बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, और आपको जितने भी ये नोट्स हैं ये पीडीएफ में मिल जाएंगे। एकलव्य स्नातक 1 जो हमारा चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 मैंने आपको पढ़ा दी है। ठीक है, अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दिए जाएंगे। हमने वियतनाम वाला टॉपिक कर लिया था। आज यूनिट सेकंड करने वाले हैं हम डीकोलोनाइजेशन वाली, और इसमें मैं आपको घाना वाला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं लगेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद जो मतलब एक छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो ऑन मार्च 6 1957, लगभग आप कह सकते हो 100 साल तक का फॉरेन रूल था यहाँ पे। और जो ब्रिटिश कॉलोनी थी एक टाइम पे, जिसको गोल्ड कोस्ट कहा जाता था, उन्होंने अपने आप को आज़ाद करवाया। ये जो डेट है 1957, इसको आप कह सकते हो मतलब कि गोल्ड कोस्ट से इसका नाम बदलकर द रिपब्लिक ऑफ घाना पड़ा। और ये पहली अफ्रीकन कंट्री थी जिसको इंडिपेंडेंस मिली। ओके, और दिस वाज अ हिस्टोरिकल मोमेंट। जो वहाँ के लोग थे उनके लिए भाई बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल मोमेंट था। ऑब्वियस सी बात है, जब इतने साल बाद आपको इंडिपेंडेंस मिल रही है। ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है, ये आप कह सकते हो ग्लोब है। ग्लोब में आपको ये छोटा सा जो नज़र आ रहा है, यही आपका घाना है। ओके, यहाँ पे ही हमें पढ़ना है आज का जो हमारा पूरा टॉपिक रहने वाला है। व्हाट इज डीकोलोनाइजेशन? देखिए, कॉलोनाइजेशन आपको पता है क्या होता है कि जब ये ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस ने अपनी कॉलोनीज बनाना स्टार्ट की थी, तो इस प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। वहीं डीकोलोनाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप इंडिपेंडेंस की तरफ जाते हैं। ओके, ये हमारा डीकोलोनाइजेशन हो जाता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो थी, उससे यूरोपियन डोमिनेंस बहुत हद तक पूरे वर्ल्ड में कम हुआ या खत्म हुआ, और ये डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम से ही। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप कह सकते हो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा टाइम रहा भाई यूरोपियंस के लिए। और यूरोप लगभग इकोनॉमिकली ड्रेन हो चुका था, और वो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब चुका था। और पहले जो यूरोप का डोमिनेंस था, जो वो डोमिनेट करता था ट्रेड में, अब वैसा डोमिनेंस उसका नहीं था। सो एंड ऑफ द वॉर यूरोप ने ज़्यादातर अपनी एशियन कॉलोनीज को खो दिया था, और अब वो इसी होप में था कि किसी तरीके से जो उसको लॉस हुआ है, वो जो है मतलब किस तरीके से अब वो मतलब उसको रिकवर कर सकता है। बट यूरोप बहुत ज़्यादा प्रेशर में था अमेरिका के, क्योंकि भाई यूएस जो है वो कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट था। अब यूरोप कुछ कर नहीं सकता भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे गोल्ड कोस्ट का कॉलोनियलिज्म कैसे होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। जो रिलेशनशिप थे यूरोपियंस और घाना के लोगों के, ये बहुत लंबे समय से थे भाई, और काफी पेनफुल थे। जो पोर्चुगीज थे वो सबसे पहले यहाँ पे गोल्ड कोस्ट में आए थे, जिसको हम घाना भी कहते हैं। 15 सेंचुरी के आसपास भाई ये आए थे, ट्रेड के लिए आए थे, फॉर गोल्ड एंड आइवरी। ठीक है, इसके ट्रेड के लिए आए थे। उन्होंने इस कोस्ट को मीना या फिर आप कह सकते हो गोल्ड कोस्ट का नाम दिया। ओके, जो पोर्चुगीज आए थे, उसके बाद क्या होता है, डच आते हैं, स्पेनिश आते हैं, इंग्लिश मैन आते हैं, और उन्होंने अपने फोर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया भाई कोस्ट के आसपास। और पोर्चुगीज जो थे वो पहले यूरोपियंस थे यहाँ पे आने वाले 1471 में। और गोल्ड कोस्ट जो है इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे गोल्ड का ये बहुत अच्छा सोर्स था। समझ आ रहा है आपको? अब जो पोर्चुगीज थे उनको काफी इंटरेस्ट था भाई, मतलब ट्रेडिंग वगैरह में, और आप कह सकते हो कि मतलब गोल्ड, आइवरी और पेपर। ये बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज होता जा रहा था जो ट्रेड था। 1482 तक पोर्चुगीज अपनी पहली परमानेंट जो है ट्रेडिंग पोस्ट भी बना चुके थे, वेस्टर्न कोस्ट जो था घाना का, वहाँ पे। और पोर्चुगीज जो थे उनका डोमिनेंस काफ़ी अच्छा रहा लगभग सेंचुरी तक। भाई 1598 के आसपास डच लोग यहाँ पे आने लगे, और उन्होंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट करी गोल्ड कोस्ट के आसपास। और बाय द मिड 17th सेंचुरी इंग्लिश, डेनिश एंड स्वीडिश ये लोग भी आने लगे। अब इन सभी के बीच में ना ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा कि कौन ज़्यादा डोमिनेट करेगा इस एरिया को। फोर्ट्स बनाए जाने लगे,
ठीक है, अबेंडन होने लगे, अटैक्ड होने लगे, कैप्चर होने लगे। कोई किसी के फोर्ट को अटैक कर देता था, कोई किसी के फोर्ट को कैप्चर कर लेता था, कोई किसी के फोर्ट को बेच देता था। सो ऐसे ही ये सब चल रहा था। ओके, अब यहाँ पे ये डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, रेजिस्टेंस कैसे आई लोगों के अंदर, ये बिगिनिंग कैसे हुई, ये आपको समझाता हूं मैं। सबसे पहले इम्पैक्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था। देखिए जैसा कि ऊपर बताया गया है कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो रहा था, बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स के ऊपर, यूरोपियंस के ऊपर प्रेशर था कि वो ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज को डिकोलोनाइज कर दें। ऐसे में अफ्रीका के भी जितनी भी कॉलोनीज थी उनको उनकी सेल्फ गवर्नेंस मिले, भाई वो खुद अपनी गवर्नमेंट वहां पे चलाएं। इस तरीके से एक एटीट्यूड चेंज होने लगा था। और एक वन मेजर ग्रुप दैट एक्सप्रेस्ड अनहैप्पीनेस वाज द सोल्जर्स, जो सोल्जर्स जो एक टाइम पे लड़ रहे थे यूरोपियंस के लिए, यहाँ ब्रिटिशर्स के लिए वर्ल्ड वॉर सेकंड में। ठीक है, घाना ने भाई अपनी तरफ से 65,000 सोल्जर्स भेजे थे बर्मा के अंदर, इंडिया के अंदर जो फाइट चल रही थी। और इनको बोला गया था कि भाई आपको बदले में पेंशन मिलेगी, ग्रेटिट्यूटी मिलेगी, आपको जॉब्स मिलेंगी जब आप वापस आओगे। पर ऐसा हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट 1946 में क्या हुआ, जब ट्रूप्स आए, ठीक है, जब वो अपने घर पे आए, उन्होंने देखा कि भाई कुछ भी नहीं मिला उनको तो, और ज्यादातर को तो कोई काम ही नहीं मिल रहा था। ओके, और जिनके वर्ल्ड वॉर सेकंड हैड फादर्स हु फॉट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हैड रिटर्न टू लिव इन अ पॉवर्टी, बहुत जगह ऐसा भी देखने को मिला, जो लोग वर्ल्ड वॉर सेकंड तक लड़े थे, जिनके पिता लड़े थे, वो आज भी उनको गरीबी में जीना पड़ रहा है। क्या हुआ, उनकी लाइफ तो कुछ भी चेंज नहीं हुई। यहाँ पे फार्मर्स के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। देखो, फार्मर्स वर आल्सो सफरिंग अंडर कॉलोनियल रूल, फार्मर्स को भी सफर करना पड़ रहा था क्योंकि वो अनहैप्पी थे। उनको उतने प्राइस नहीं मिलते थे जितने उनकी क्रॉप के मई मिलने चाहिए। वर्ल्ड मार्केट, मतलब वर्ल्ड मार्केट में जितना प्राइस है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लो जा रहा था, यानी कि फार्मर्स भी परेशान है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल देर वॉज अ कोको इन्फेस्टेशन, एक इंसेक्ट की वजह से कोको की जो ये पूरी फसल होती है वो खराब हो रही थी। फार्मर्स ने ये बोला गवर्नमेंट को कि भाई कोई स्प्रे दे दो जिससे हम इसको मार दें, बट गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ये ढूंढा इस कि मतलब द वे टू स्टॉप द स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज वाज टू कट डाउन द इन्फेक्टेड ट्रीज, बट दिस मेथड वाज यूजलेस बिकॉज द इंसेक्ट्स वुड सिंपली जंप फ्रॉम वन डेड ट्री टू लिविंग वन। इन्होंने बोला कि जहाँ पे इंसेक्ट है ना, हम वो पेड़ ही कटवा देंगे। भाई ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी है, वो इंसेक्ट फिर किसी और पेड़ में चले जाएंगे। ये दिक्कत थी। राइज ऑफ न्यू एजुकेटेड एलाइट्स, एलिट क्लास जो थी, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो अब गोल्ड कोस्ट के जो लोग बाहर पढ़ने गए थे वो अब वापस आ रहे थे, क्योंकि इतने ज्यादा उस टाइम पे हायर इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तो लोग जाते थे यूरोप में पढ़ने, ब्रिटेन में पढ़ने, अमेरिका में पढ़ने, ओवरसीज एजुकेशन के लिए लोग जाते थे। और उसके बाद जब वो पढ़ाई करी उन्होंने वहां पे, तो उन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा, रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ा। वो जब वापस आए, जैसे उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ा वहां पे, बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, वर्ल्ड वॉर्स के बारे में पढ़ा। उनको पता था कि हमारा आइडिया ऑफ फ्रीडम जो है और ये सारी चीजें हमारे राइट्स हैं, ये सब हमारे पास होना चाहिए। घाना जो है, वहां पे बहुत सारे लॉयर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो थे, मतलब वो जर्नलिस्ट बन गए। बहुत लोगों ने मतलब रेजिस्टेंस दिखाई कलोनियलिज्म के अगेंस्ट, और यहाँ पे पूरे नेशन के अंदर एक डिस्ट्रेस चल रहा था। कलोनियल रूल के अंदर लाइफ जो थी वो बहुत डिफिकल्ट हो चुकी थी गोल्ड कोस्ट की, ठीक है। और एम्पायर्स मेंटेन कॉलोनीज फॉर देयर ओन बेनिफिट, जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे, ये जो ब्रिटेन एम्पायर है, वो अपने बेनिफिट के लिए ही कॉलोनीज को बस मेंटेन करते थे, लोगों के लिए वो कुछ भी नहीं करते थे। ब्रिटिश डिड नॉट इन्वेस्ट इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन, वहां के लोगों को पढ़ाने के लिए ब्रिटेन वालों ने कुछ भी एक रुपया खर्च नहीं करा भाई। एंड द ओनली नीडेड अ फ्यू एजुकेटेड पीपल टू फिल लोअर लेवल सिविल सर्विस जॉब, उनको ये था कि भाई थोड़े लोगों को बस पढ़ा देंगे हम, ताकि उनके जो लोअर लेवल की जो सिविल सर्विसेज की जॉब है, जो उनका अपना खुद का काम निकल जाए, इतना पढ़ा देंगे बस हम यहाँ के लोगों को। ये सब चल रहा था। ड्यू टू द अबव मेंशन्ड रीजंस, और ये सारे रीजंस थे, और यूरोप की पावर बहुत ज्यादा कम होती जा रही थी, एजुकेटेड एलिट्स जो थे वो अब आने लगे थे। उन्होंने मिलकर एक पार्टी बनाई, गोल्ड कोस्ट के लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसको यूजीसीसी कहा जाता है, यूनाइटेड गोल्ड कोस्ट कन्वेंशन। इनका गोल यही था, कम से कम शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में अचीव करना इंडिपेंडेंस को। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक नाम आता है वामे एनक्रूमा का। ये बहुत ही फेमस लीडर थे भाई,
और इनको ये बोला गया कि इस पार्टी के यूजीसीसी के आप जो है सेक्रेटरी बन जाओ। ये एक टर्निंग पॉइंट था यहाँ पे, मतलब जो स्ट्रगल चल रहा था अभी तक उसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है। पहले मैं आपको बता दूं वामे एनक्रूमा थे कौन। वामे एनक्रूमा की एंट्री काफी ज्यादा क्रूशियल थी जिस टाइम पे इंडिपेंडेंस का मूवमेंट चल रहा था। इनफैक्ट बहुत लोग कहते हैं कि इंडिपेंडेंस आती ही नहीं भाई अगर वामे एनक्रूमा ने अपना यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ना दिया होता, अगर वामे एनक्रूमा लीडर ना होते तो घाना को कभी इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकती थी। आप ये समझ लो ये घाना के महात्मा गांधी हैं भाई। जैसे हमारे यहाँ पे घाना की तरह ही महात्मा गांधी जो है इंडिया में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, वैसे ही ये भी वहां पे थे। सो 1947 में वामे नक्रूमा जो थे रिसीव्ड वर्ड दैट अ पॉलिटिकल पार्टी वाज फॉर्मिंग इन द गोल्ड कोस्ट। इनको बताया गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जा रही है, आप उसके सेक्रेटरी जनरल बन जाइए, ठीक है। और वामे नक्रूमा जब वापस आता है तो उस टाइम पे वो देखते हैं कि लोग वहां पे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, है ना। और वो एक रिप्रेजेंटेटिव बने यूजीसीसी के। तो भाई उन्होंने ट्रेवल किया पूरी कॉलोनी को, घाना को पूरा वो घूमे, उन्होंने रैली ऑर्गेनाइज करी, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और बताया कॉलोनियलिज्म के बारे में। सो एनक्रूमा जो थे या वामे एनक्रूमा जो थे इनको बहुत लोग पसंद करते थे। बाकी जो यूजीसीसी के जो लीडर्स थे उनको कोई इतना ज्यादा नहीं पसंद करता था। एनक्रूमा को कोई भी अप्रोच कर सकता था, उनका कैरिज्मा, उनकी पर्सनैलिटी, हर कोई उनसे अट्रैक्टेड था भाई, ठीक है। सो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ पे एक और पार्टी बनती है सीपीपी। कुछ लीडर्स को ऐसा लगता था यूजीसीसी वालों को कि एनक्रूमा जो है वो बहुत टाइम लगा रहे हैं इंडिपेंडेंस के लिए, वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंस जल्दी मिले, ठीक है, और कॉलोनियल गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में इंडिपेंडेंस मिले। तो एनक्रूमा जो है वो ये कहते थे हाउएवर इंसिस्टेड दैट दे शुड पुश फॉर सेल्फ गवर्नमेंट नाउ। सो ड्यू टू दिस डिफरेंस फिलोसफी, ये दोनों अलग अलग फिलोसफीज चल रही थी पार्टी के अंदर ही दो लीडर्स की। सो एनक्रूमा ने अपने आप को अलग कर दिया यूजीसीसी वालों से 1949 में, और उन्होंने खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने दिया द कन्वेंशन पीपल्स पार्टी, सीपीपी करके। और अब यही था इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव कि हमें अपनी सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमें जो है अपनी आज़ादी चाहिए जल्द से जल्द। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं आप कह सकते हो जो यूजीसीसी में काम करते थे उन्होंने अपनी लॉयल्टीज जो है सीपीपी के लिए लगा दी, यानी कि अब वो ज्यादा लॉयल हो गए सीपीपी के लिए, लोग छोड़ छोड़कर यूजीसीसी को वामे एनक्रूमा जो है, ठीक है, वामे एनक्रूमा की पार्टी की तरफ आने लगे। वाइल द यूजीसीसी वॉज मेड अप ऑफ द लॉयर्स एंड द एलिट्स। देखो यूजीसीसी जो था उसमें बड़े बड़े लोग थे, सारे लॉयर्स थे, एलिट्स थे। वहीं दूसरी तरफ जो वामे एनक्रूमा ने जो अपनी पार्टी बनाई सीपीपी, इसमें फार्मर्स थे, इसमें लेबरर्स थे, इसमें टीचर्स थे। सो यहाँ पे ज्यादा आम आदमी शामिल थे। और वामे एनक्रूमा का मैसेज था कि वो ऑर्डिनरी लोगों की तरफ ज्यादा पहुंचना चाहते हैं ताकि वो लोग अपनी लॉयल्टी उनके साथ रखें। सो 1950 में एनक्रूमा की पार्टी जो थी बिगेन व्हाट द टर्म पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव तरीके से इन्होंने एक्शन अपना स्टार्ट किया। ये कॉम्बिनेशन था, इसमें बहुत सारे एक्शन में चीजें इंक्लूडेड हैं, जैसे वो स्ट्राइक्स करते थे, डेमोन्स्ट्रेशंस करते थे, रैलीज करते थे ऑल ओवर द कंट्री। सो एक प्रेशर बने कॉलोनियल गवर्नमेंट के ऊपर, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। सो स्ट्रेटजी जो थी इनकी नॉन वायलेंट थी, नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट आप कह सकते हो वो कुछ इसी तरीके से यहाँ भी चल रहा था जो गांधी जी ने यूज किया था इंडिया में, वही तरीका। सो द स्ट्राइक्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ 1950 सक्सीडेड, बहुत ज्यादा सक्सेस मिली। और अब इंडिपेंडेंस का टाइम आता है। सो आफ्टर द रायट्स ऑफ 1948, 1948 तक भाई बहुत दंगे फसाद चल रहे थे, आप मान के चलो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाई इंक्वायरी की जिसको वॉटसन कमीशन कहा जाता है, और ये देखना था कि पूरी कॉलोनी में कहां कहां पर अनरेस्ट फैला हुआ है, कहां कहां पे लोग परेशान ज्यादा हैं। सो कमीशन ने ये बताया कि यहाँ के लोगों को गवर्नमेंट में अपनी भी आवाज चाहिए, यानी कि लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, अपनी खुद की गवर्नमेंट। हमारा अब ज्यादा समय तक यहाँ पे हमारी दाल गलने वाली नहीं है भाई। सो वॉटसन रिपोर्ट के रिजल्ट में क्या हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने पहले इलेक्शन करवाए गोल्ड कोस्ट के अंदर यानी कि घाना के अंदर। एनक्रूमा जो थे वो एकरा सेंट्रल सीट जो है पार्लियामेंट की वहां से लड़ रहे थे, जबकि वो प्रिजन में थे। और प्रिजन में होते हुए भी उनको कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी भाई कैंपेनिंग करने की, फिर भी वो जीत गए भाई, ठीक है। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एनक्रूमा को प्राइम मिनिस्टर का टाइटल दिया,
हालांकि उनकी पावर जो थी वो बहुत लिमिटेड थी, बट एनक्रूमा ने जो भी उसकी पावर थी भाई मतलब कॉलोनी से ऑटोनमी की तरफ ले जाने की तरफ लगा दी कि जई जल्दी मतलब जल्दी से जल्दी भाई हमारा जो है वो डिकोलोनाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो। सो 6 मार्च का टाइम था 1957 का। गोल्ड कोस्ट जो है वो ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ घाना बन गया और यहाँ के पहले प्रेसिडेंट बने वामे एनक्रूमा। ओके, अब आगे देखते हैं एनक्रूमा ने 6 मार्च की डेट क्यों चूज करी। because it was a ceremonial release from the March 6, 1854 bond that first gave the British influence over the country। so ये कहीं ना कहीं इसी से कनेक्टेड था, एक पुराने हिस्टोरिकल इवेंट से। so घाना पहली कंट्री बनी साउथ सहारा की जिसको इंडिपेंडेंस मिली। और घाना जो मतलब घाना है उन्होंने 6 मार्च 1957 को जो है अपनी आज़ादी ली। और इसके बाद कंट्री जो है ये ब्रिटिश कॉलोनी थी बहुत पुराने टाइम से, गोल्ड कोस्ट इसको कहा जाता था। बहुत लंबा स्ट्रगल चला, रेजिस्टेंस चली, बहुत सारे रायट्स हुए, है ना। और घाना की इंडिपेंडेंस जो है बहुत ही पीसफुल तरीके से आई। और इसके जो पॉलिटिकल लीडर मेन जो नाम लिया जाता है वो वामे एनक्रूमा का ही लिया जाता है, जो कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने, आगे चलकर वहां के पहले प्रेसिडेंट भी बने। ये जो कंट्री की इंडिपेंडेंस थी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था अफ्रीका की हिस्ट्री के अंदर, जिससे बाकी कंट्रीज को भी इंस्पिरेशन मिलती है और उनके स्ट्रगल्स को भी उनको इंस्पिरेशन मिली। सिंस इंडिपेंडेंस घाना ने मतलब हर तरीके की सक्सेस भी देखी है, चैलेंजेस भी देखे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो। कंट्री जो है बहुत सारे चेंजेस की तरफ गई, ठीक है, बहुत टाइम तक मिलिट्री रूल भी आया, गवर्नमेंट चेंज होती रही, है ना। और लेकिन फिर भी धीरे 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 इस कंट्री ने हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, डेमोक्रेसी की तरफ अपना डेवलपमेंट किया है। और आज घाना वन ऑफ द स्टेबल और प्रोस्पेरस कंट्री है वेस्ट अफ्रीका की, है ना। ये मैंने आपको बताया था। इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। प्लीज आप अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।